दोस्तों यहाँ पे आपका पेट का क्लास स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेट के एग्जाम में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति के साथ साथ आपका समान जागरूकता, उसके बाद आपका ग्राफ से भी प्रश्न आते हैं, आपके हिंदी गद्यांश पद्यांश से भी प्रश्न आते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने जहां जहां से प्रश्न आपके पेट में आते हैं, हर एक एक प्रश्न यहाँ पे आपको कराया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका लगातार प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। आपका प्रैक्टिस सेट, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आपका सॉल्व अनसॉल्व पेपर भी आपका कराया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसे अधिक यहाँ पे आपको मैथ पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर क्लास, हर प्रैक्टिस सेट, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इस बार का लक्ष्य है 80 प्लस। ठीक है, इस बार का लक्ष्य है कि 80 प्लस आप सबका आना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं, 1 2 3 का नहीं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका फर्ज है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका यहाँ पर 80 प्लस नंबर आना चाहिए। 100% मैं आपसे बोल दूं, अगर आप पूरे क्लास को पूरे ईमानदारी के साथ लेते हो, आप हर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, 80 प्लस आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी क्लास, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहले आप सब्सक्राइब करिए, कर लिया आपने, अब आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि कोई भी क्लास, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो, आपका 80 प्लस आकर दिखाए। इस बार लास्ट बार है, यानी आपका लास्ट बार है, आप इस तरह समझो और आपका 80 प्लस आना चाहिए। ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप रस्सी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2022 में भारतीय राज्य व्यवस्था से आने वाले प्रश्न। ये आपका पेट का प्रश्न पत्र नंबर फर्स्ट है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं आपके पेट एग्जाम में, सभी एक एक प्रश्नों को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आपको 80 प्लस लेके आना है तो आपको हर सॉल्व अनसॉल्व, हर आपका प्रैक्टिस सेट आपको करना होगा और हर चीज़ यहाँ पर हम कराएंगे। बस केवल मुझे आपसे एक ही चीज़ का आशा होता है, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर। बस इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता। और हमें मोटिवेट रखने के लिए आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ही चाहिए। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, इसका आंसर आपको देना होगा। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ठीक है, किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, ये यहाँ से पूछा गया है आपसे कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा प्रांतों की विधानसभा। ठीक है, प्रांतों की विधानसभा ने इन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तीसरा आपका है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949 है। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर राजेंद्र प्रसाद है। इन चारों में से आपका क्या होगा। इसमें आपका होगा सच्चिदानंद सिन्हा, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पांचवा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। RB अम्बेडकर यानी
महात्मा गांधी आपके थे, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी थे, या सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको बताना होगा। आर.बी. अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर बी.एन. राव। इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें ए वाले की, तो इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, आर.बी. अम्बेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आर.बी. अम्बेडकर, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी, वल्लभ भाई पटेल। साथियों की बात करें तो इसमें आपका बी.एन. राव बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 8वां है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू। अगर 8वें की उत्तर की बात करें, इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 2 अक्टूबर 1950। इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका 26 नवंबर 1949 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया था? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया था? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। कब पूर्णतः लागू किया गया था, ये चीज़ यहाँ आपसे पूछा गया है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, भारतीय संविधान पूर्णतः जब भी लागू हुआ था, आपका 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत गणतंत्र कब बना? 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? अगर दोस्तों इसके अर्थ की बात करें, इसमें आपका क्या होगा? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, यानी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसका मतलब ये है, राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी वंश के अनुसार, ठीक है, वंश के अनुसार शासक यहाँ पे नहीं है। आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। 13वें के आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ये आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? इन सब क्वेश्चंस को आपको पढ़ना होगा और इसका उत्तर आपको देना होगा। इसमें आपका क्या होगा? मूल अधिकार, प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर संशोधन प्रक्रिया। अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है?
भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। अगर हम 15वें के आंसर की बात करें, इसमें आपका संसदीय प्रणाली बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था का थ्योरी क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमने उसमें भी चुना है, ठीक है। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो इस क्लास को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं या 14 हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, इसका जवाब आपको देना है। इसमें आपका हो जाएगा सी, ठीक है, यानी आपका 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुसूची में है? प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है या फिर चतुर्थ में है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका प्रथम में हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची की बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा शपथ एवं प्रतिज्ञान से, ठीक है। आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या फिर 10वीं अनुसूची में? इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में राजभाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? इसका जवाब आपको देना होगा। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? इसका जवाब आपको देना होगा। 5वीं में, 6वीं में, 8वीं में या फिर 10वीं में? इसमें आपका डी वाला यानी 10वीं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? इसमें आपका 11वीं अनुसूची में रखा गया है। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में या अनुच्छेद 4 में? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका अनुच्छेद 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 36 या 38 या 51? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की जा रही है ताकि कोई भी झगड़ा, लड़ाई, कोई भी आक्रमण ना हो। 23 की बात करें, इसमें आपका अनुच्छेद 51, ठीक है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है, ये चीज़ आपको बताना है। अनुच्छेद 109, 110, 123 या अनुच्छेद 124 है? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका अनुच्छेद 123 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं संविधान के
किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 315। 25 यहाँ पे आपका है, इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 315। ठीक है, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संविधान संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, लोकसभा या अध्यक्ष? 26 की बात करें, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा संसद। ठीक है, संसद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वर्ष 1953 में, ठीक है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति अफजल अली या फिर वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के एस मुंशी? 27 की बात करें, इसमें आपके न्यायमूर्ति फजल अली बिल्कुल सही हो जाएंगे। ओके दोस्तों, न्यायमूर्ति फजल अली बिल्कुल सही आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आपसे, भारतीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया है? 1947, 1952, 1953 या 1956? 28 की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा 1953। ठीक है, 1953 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे, भारतीय आधार पर गठित भाषा का भारत का प्रथम राज्य था। भारतीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आपका कौन सा था? हरियाणा था, केरल था, तमिलनाडु था या फिर आंध्र प्रदेश था? आपका क्या था, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो आपका आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? बताइए, 1956, 1959, 1955, 1958? कब किया गया था? इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता, दोहरी, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें इसमें आंसर की, तो एकल नागरिकता प्रदान करती है, यानी आप जिस देश के हो आपको उसी देश की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, ये नहीं कि आपको दो देश की मिलेगी, नहीं, आपको एक ही देश की नागरिकता मिलेगी। आप किसी भी देश में जाओगे, ठीक है, आपको एक ही देश की नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, या फिर देशीयकरण से, या ये सभी? 32 की बात करें तो ये सभी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, वंशानुक्रम से भी आपको मिल जाएगा। अगर मान लो आपके पिताजी यहाँ पर हैं, आप अमेरिका में हो, आप फिर दोस्तों आप वहाँ से यहाँ आते हो, ठीक है, यानी कुल मिलाकर वंशानुक्रम, देशीयकरण और जन्म से आपको तीनों से किसी भी देश की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, आपको भारत की नागरिकता भी मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? जब यहाँ पे आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है तो उसका अंत भी किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा नागरिकता का परित्याग करने से। अगर आप नागरिकता स्वयं से त्याग करते हो तब भी आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, ठीक है, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो, आप किसी अन्य देश में गए हो, आपने वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया 10 साल से, ठीक है, आपने वहाँ की नागरिकता ले ली है, तो आपको इंडिया से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी आपके हो जाएंगे, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्न में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए नहीं है?
यहाँ पे आपसे शर्त की बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा संपत्ति, ठीक है दोस्तों, संपत्ति स्वामित्व, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वर्तमान की बात यहाँ की जा रही है, ठीक है। तो वर्तमान में आपके 29 राज्य हैं और 7 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 13 से 36 में, अनुच्छेद 15 से 39 में, अनुच्छेद 16 से 40 में। 36 की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। 36 में आपका अनुच्छेद 12 से 35 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे कि वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 5, 6, 7 या 8? वर्तमान में भारतीयों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, इसका जवाब आपको देना है। इसमें आपका हो जाएगा 6, ठीक है। 6 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल अधिकारों को दोस्तों, एक मिनट, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किससे प्राप्त है? संसद को, राष्ट्रपति को, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को, सिर्फ उच्चतम न्यायालय को? इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? 38 की बात करें तो उच्च एवं उच्चतम न्यायालय, ठीक है, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है अनुच्छेद 13 फर्स्ट में, और उसके बाद अनुच्छेद 19 2 में, अनुच्छेद 21 1 में या अनुच्छेद 24 2 में। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका अनुच्छेद 19 1 में, ठीक है, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? 22वें, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका क्या होगा? ठीक है, इसमें आपका 43, ठीक है, सॉरी, इसमें ठीक है आपका 44 में हो जाएगा, ठीक है। 44 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन से इसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया है, ठीक है। 44 यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 आपका यहाँ पर है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, दोस्तों वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का आपका विधिक अधिकार है, ठीक है, विधिक अधिकार, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों है। यह प्रश्न आपने बहुत बार देखा होगा। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 21A? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका अनुच्छेद 21A बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? 43 की बात करें, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार? मत देने का अधिकार होता है। 44 की बात करें, इसमें आपका होगा राजनीतिक अधिकार, ठीक है, राजनीतिक अधिकार, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52? किसमें आपका होगा? इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? प्रस्तावना से, मूल अधिकार में, या फिर नीति निर्देशक तत्वों में, या मूल कर्तव्य में। 46 में आपका नीति निर्देशक तत्वों में आपका हो जाएगा, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसमें आपका क्या होगा? वाद योग्य नहीं, अंशतः वाद योग्य या इनमें से कोई नहीं। 47 की बात करें, इसमें आपका वाद योग्य नहीं होगा, ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40, 42, 43 या 44 है। 48 की बात करें, इसमें आपका अनुच्छेद 44 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 44 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? हरियाणा, बिहार, गोवा या कर्नाटक। 49 की बात करें, 49 में आपका गोवा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है 50वां, ठीक है, पूछा गया है आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 16 वर्ष, 14 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझे मेन कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है, यह आपका होमवर्क है। इसका जवाब आप लोग मुझे मेन कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, हर क्लास का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए, ऐड होइए और कोई भी शंका शिकायत अपना आप दूर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।